हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में एक क्वेश्चन को लेकर आया हूं। आज का क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के कार्यों का वर्णन करें। वियना कांग्रेस दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों की डिमांड भी थी और मेरी भी इच्छा थी कि इस क्वेश्चन को लेके जितना जल्द हो सके एग्जाम से पहले मैं आऊँ, और मैं इस क्वेश्चन को लेके आ भी गया। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने जैसे कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के योगदान या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों के बारे में, मुसोलिनी के बारे में, इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मैंने बताया उसमें। ये सब दोस्तों काफ़ी, नेपोलियन के उदय के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के जो क्वेश्चन है वियना कांग्रेस, ये भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इन सभी में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर, जितना वीडियो मैं बताया हूँ, प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिएगा यूरोपियन हिस्ट्री का, जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ दोस्तों, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। और बात करें जब वियना कांग्रेस की, तो दोस्तों ये कोई जटिल टॉपिक नहीं है। ये मतलब कि पढ़ते वक्त लगता है जटिल है, लेकिन अब समझिएगा ये जटिल नहीं है। एक तरह से ईजी ही है, लेकिन हम लोग उसको जटिल मान लेते हैं। इसलिए आप लोग को ईजी बनाने के लिए जो जटिल इसको मानते हैं, उसके ऊपर हम एकदम आसान भाषा में इसको तैयार किए हैं। आप लोग आराम से देखिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरी देखिए और आराम से समझ में आ जाएगी आपको, और आसान से एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आसान भाषा में लिख करके जाएगा एग्जाम में दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या चैनल में पहले से हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, वियना कांग्रेस के बारे में। तो बात करते हैं, जब ये दोस्तों जो वियना कांग्रेस था, इसका जो सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में। ये सम्मेलन इसलिए हुआ क्योंकि जब फ्रांस का सम्राट था और शासक था नेपोलियन, वो काफ़ी मतलब कि अपनी क्रूर प्रवृत्ति से, साम्राज्यवादी नीति से अपना साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया था। बहुत अधिक देश के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जो कि वो कहते इलीगल मेथड था। ठीक है, इलीगल तरीका से कर लिया था। बहुत सारे देश उसके अधीन में आ गए थे। जब उसका नेपोलियन का पतन हो गया तो सभी देश को लगा, जो यूरोप में एक तरह सनसनी मच गया था। यूरोप में इतना हंगामा उठा दिया था नेपोलियन। तो जब उसके पतन के बाद उन सभी राष्ट्र ने मिल करके सोचा कि सबको अब एकजुट किया जाए, जैसे पहले था उसी तरह से फिर से पुनर्स्थापना किया जाए। उसी को लेकर के यूरोप के सभी जो मुख्य राष्ट्र थे, सभी ने मिल करके 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया। और उसी सम्मेलन का नाम दोस्तों वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कहते हैं। तो पहले तो ये भाषा लिखिएगा जो बताए हैं, उसी को दोस्तों वियना सम्मेलन कहते हैं। अब उस सम्मेलन में जो भी राष्ट्र भाग लिए, जो भी देश भाग लिए, उन्होंने सब अपने अपने पक्ष की बातें रखी, जो सबके लिए सार्वजनिक तौर पर की लाभदायक हो, सब दल उसको मंजूर करे। सब देश ने सब राष्ट्र ने अपने अपनी बातें रखी, और जो बात में सहमति बनी उस पर हस्ताक्षर होता गया। तो बहुत सारे कार्य हुआ इस सम्मेलन में। तो हम एक एक करके जानेंगे, सभी देश को लेंगे, एक एक करके सभी देश के बारे में बात करेंगे, कौन देश में क्या हुआ, कौन देश में वियना सम्मेलन में किस बात की चर्चा हुई। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं फ्रांस की। जो वियना सम्मेलन में क्या क्या चर्चा हुई फ्रांस में, फ्रांस के बारे में दोस्तों वियना सम्मेलन में क्या क्या हुआ बताते हैं आपको। फ्रांस के जो दोस्तों थे, जिस टाइम सम्मेलन हुआ था, उस टाइम फ्रांस का जो सम्राट था, जो शासक था, वो था लुई 18वां था। तो लुई मतलब कि नेपोलियन का पतन हो गया, लुई 18वां आ गया था। अब लुई 18वां को कहा गया, आप जो भी मतलब कि जितने राज मतलब आपके अधीन है अभी वर्तमान, जो नेपोलियन द्वारा किया गया था, उसको वापस लौटाना होगा आपको। ये तो सभी राष्ट्र का निर्णय था दोस्तों। लुई 18वां से परमिशन लेने की उसको जरूरत भी नहीं था, फिर भी उसको उसके समक्ष में रखा गया इस बात को। और जो भी नेपोलियन ने जो भी प्रदेश को जीता था, जो भी प्रदेश को इलीगल मेथड से उस पर अपना अधिकार जमा लिया था, अपने अधीन कर लिया था, उन सारे राज्य को, उन सारे प्रांत को, उन जो भी देश के जो भाग थे, सभी को वापस लौटा दिया गया, पुनः उसको दे दिया गया। और फ्रांस की सीमा को वहीं तक सीमित किया गया दोस्तों, जहां पहले फ्रांस की सीमा वास्तविक सीमा थी। मूल सीमा तक ही फ्रांस को निर्धारित किया गया। बाकाया जो भी था जिसपे कि अपने अधीन किया था फ्रांस, उसको सबको लौटा दिया गया। तो फ्रांस की सीमा वहीं की गई, और उसके अगले शासक लुई 18वां रहे। और जो फ्रांस के जो अगल बगल के जो प्रांत थे, जो देश थे, जो राष्ट्र थे, उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया, ताकि भविष्य में फ्रांस के द्वारा कोई ऐसी फिर गलती न किया जाए जिससे कि यूरोप तबाह हो, यूरोप में सनसनी फैले। तो इसी लेकर दोस्तों सबसे पहला निर्णय फ्रांस के ऊपर लिया गया। अब दूसरा बात करते दोस्तों हम हॉलैंड के ऊपर लिया गया। हॉलैंड के क्या हुआ था दोस्तों, हॉलैंड को 2 प्रांत दिया गया, इसमें एक लग्जमबर्ग, एक बेल्जियम।
लग्जमबर्ग और बेल्जियम दोस्तों वो मूल माने तो ऑस्ट्रिया का प्रांत था, लेकिन उसको दे दिया गया हॉलैंड को दे दिया गया। इसको लिखना जरूरी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इटली की। इटली की अगर बात करें तो इटली मतलब कि उस टाइम भी इसकी शक्ति भी काफी मतलब अच्छी अच्छी खासी मानी जाती थी, इटली की शक्ति। तो वियना सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया, काहे नहीं इसका शक्ति को मतलब विकटित कर दिया जाए, ऐसा तोड़ देंगे ना कि फिर एकजुट हो ही नहीं पाए, एकता उत्पन्न हो ही नहीं पाए इटली में। इसीलिए कि दोस्तों इटली को तोड़ने के चक्कर में, उसको विकटित करने के चक्कर में बहुत सारे भाग में बांट दिए, बहुत सारे भाग में विभक्त कर दिए। जैसे कि मतलब इटली के कुछ प्रांत जैसे कि नेपल्स था, नेपल्स जो था दोस्तों वो किसको, नेपल्स जो था दोस्तों बुर्बो वंश के मतलब कि अधीन कर दिया गया, मतलब बुर्बो वंश का इटली में कर दिया गया। पोप का जो शहर था वो पोप के शासक के अधीन कर दिया गया था। और ये जो नेपल्स दोस्तों वो फर्डिनेंड सातवां जो शासक था उसके अधीन किया गया था नेपल्स को। और दोस्तों इस प्रकार से देखें तो परमा जो राज था, परमा प्रांत, वो दोस्तों मेरिया लुइसा जो नेपोलियन की पत्नी थी, वो वर्तमान में उस टाइम जो थी दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो परमा राज को ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा को सौंप दिया गया। और दोस्तों इस प्रकार से देखें तो इटली के और भी काफी खंड किए गए जिससे कि वो एकजुट ना हो पाए। लेकिन इटली दोस्तों ध्यान रखिएगा, इटली में एकजुटता होती है, इटली का एकीकरण होता है। वो पढ़िएगा जब आप में जाके काउंट काबुल मेजनी के बारे में, जो 4 चरण में चलता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, उसमें आप पढ़िएगा 4 चरण में कैसे कैसे होता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में जब बताया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों ये थी इटली पे चर्चा जो किया गया सम्मेलन में। अब नेक्स्ट चर्चा दोस्तों क्या गया था स्वीडन पे और फिनलैंड उसके प्रांत फिनलैंड के ऊपर। तो स्वीडन और डेनमार्क इन दोनों के देश की जब बात करें तो सम्मेलन में क्या हुआ, स्वीडन के जो दोस्तों एक प्रांत था फिनलैंड, उसको उससे छीन लिया गया, उनसे उसका भाग फिनलैंड को ले लिया गया और फिनलैंड वाला भाग किसको, रूस को दे दिया गया। और रूस को दे दिया गया तो अब फिनलैंड को स्वीडन को भी कुछ भाग चाहिए, तो स्वीडन को देने के लिए क्या किया, नॉर्वे का कुछ भाग उसको सौंप दिया स्वीडन को। अब नॉर्वे का भाग देकर कौन सा बड़का उपकार कर दिया, क्योंकि दोस्तों नॉर्वे जो था युद्ध से मतलब नेपोलियन के पतन से पहले नॉर्वे स्वीडन का ही मूल भाग था, स्वीडन का ही मूल भाग था, उसी का भाग था। लेकिन वो स्वीडन जो था नेपोलियन का जो मदद कर रहा था ना, मदद करने के चक्कर में उसको नॉर्वे छीन लिया था। बाद में उसको जब फिनलैंड उससे लिया गया तो पुनः उसको नॉर्वे वापस कर दिया, किसको, स्वीडन को वापस कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं हम जर्मनी की। तो जर्मनी की जब बात करें दोस्तों तो नेपोलियन इसको इतने मतलब कि विभक्त तरीका से मतलब विभक्त किए थे, इसको एकजुट करना उन लोगों को असंभव लग रहे थे। वियना सम्मेलन में जो भी राष्ट्र भाग लिए थे कि कैसे इसको एकजुट किया जाए। आधे से अधिक राज्य का तो विनाश कर दिया था और आधे से अधिक राज्य का अस्त व्यस्त उथल पुथल मचा दिया था इधर उधर, कि कैसे आप सभी प्रांत को एकजुट किया जाए, असंभव लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वियना कांग्रेस जो सम्मेलन में जो भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे जो भी राष्ट्र, उन सम्मेलनों ने क्या किया, एक जो भी प्रांत थे वर्तमान में जो नजर में दिख रहे थे उनको, तो उनको 38 राज्यों का संघ मिलाकर एक जर्मन संघ का स्थापना किया गया, नवीन जर्मन संघ का स्थापना किया गया, जिसको जर्मन परिसंघ भी कहा गया दोस्तों। और उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर घोषित किया गया वो ऑस्ट्रिया को किया गया, ताकि उसके अगल बगल के सीमा पे ध्यान रखा जा सके और जर्मन को फिर से विभक्त करने का कोशिश न किया जा सके। इसके तहत जर्मन को एकत्रित किया। अब दोस्तों हम बात करते हैं रसिया की। तो रसिया को दोस्तों 2 भाग सौंपा गया, एक फिनलैंड का और दोस्तों एक पोलैंड का। फिनलैंड और पोलैंड दे दिया गया, पोलैंड का मुख्य भाग दे दिया गया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा रसिया को इतना ही नहीं, 2 अन्य भाग में मिला। लेकिन यह मुख्य तौर पे इसको इतिहासकार का कहना है कि पोलैंड का मुख्य भाग इसको रसिया को मिला। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया का भी दोस्तों 1-2 भाग मिला और इसका जो अपना मूल भाग था वो इससे छीन लिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों हम पर्सा की। तो पर्सा को 3 राज्य मिला, 3 अन्य जो उसका वास्तविक था वो, और अन्य 3 राज्य दिया गया फ्रांस का, ताकि ऑस्ट्रिया पर्सा खुश हो सके। क्योंकि दोस्तों जिस टाइम में मतलब कि नेपोलियन के खिलाफ रणनीति चल रही थी उस टाइम सबसे अधिक अगर कोई मदद किया तो उस टाइम पर्सा किया था, पर्सा के शासक ने किया था। इस टाइम में से इसी लेकर के पर्सा को ये एक तरह से देखिए तो उपहार दिया गया, इनाम दिया गया, याद रखिएगा। और बात करते हैं दोस्तों पोलैंड की। अब पोलैंड की थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको इतिहासकार पोलैंड को गरीब की जोड़ू, सबकी भाभी कही है। इसका मतलब समझिएगा, मतलब सबकी वाइफ, मतलब सबकी पत्नी, सबकी भाभी। कहने का मतलब है पोलैंड को 3 भाग में विभक्त कर दिया गया, 3 भाग में विभक्त कर दिया। और सबसे जो मेन भाग था ना, सबसे इंपॉर्टेंट भाग, वो रसिया ले लिया, और जो 2 भाग बचा ना वो ऑस्ट्रिया और पर्सा को दे दिया गया। तो इस तरह से देखिएगा तो मतलब कि पोलैंड का 3 भाग हो गया, 3 भाग में ऑस्ट्रिया, पर्सा और रूस, इन तीनों ने बांट लिया।
अब आप दोस्तों बात करें स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड को भी तीन, वो काफी छोटा था, उसको तीन अलग से दिया गया उसको प्रांत, जिस कारण से उसका थोड़ा विस्तार हुआ और उसकी शक्ति बढ़ी, और उसका जो देखभाल था उसके शक्ति बढ़े, उसका शक्ति बरकरार रहे, उस पर यूरोपीय संघ ने उसका जिम्मेदारी भी उठाया। और बात करते हैं दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन की, तो सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी को हुआ तो वो ग्रेट ब्रिटेन को हुआ। उनको बहुत सारे प्रांत के रूप में मिले, जैसे कि ग्वाटा मिला, सेंट लासिया मिला, ग्वाटेमेला मिला, इन सभी राज्य ग्रेट ब्रिटेन को मिला इस वियना सम्मेलन में। ये सारी जो बातें चली दोस्तों देश के ऊपर ये प्रांत को सम्मिलित करने का, ये सभी बातों वियना सम्मेलन में किया गया। उस वियना 1815 की वियना कांग्रेस जो बैठक हुई, इन सभी कार्यों को किया गया। अन्य कार्य भी किए गए, जैसे कि दास प्रथा था, उसका दास प्रथा मतलब कि अगर कोई किसी का गुलाम है, गुलामी करते करते उसका कर्ज अदा नहीं कर पाया, वो मर गया, अब उसका जो बेटा होगा वो आके उसका दास बनेगा। ये उस टाइम प्रचलित थी, इसके मुद्दा को उठाया गया, लेकिन इस पे कांग्रेस की तरफ से कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया उसको बंद करने का। और यूरोपीय संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना किया गया, जिसको कि यूरोपीय संघ व्यवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों यही कहानी थी वियना कांग्रेस की, वियना सम्मेलन की। कोई खास कॉम्प्लेक्स जटिल तो है नहीं, आराम से अगर 1 से 2 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आतंक राज के बारे में मैं लेके आऊंगा, आतंक राज की विशेषता को बताओ या आतंक राज के कार्यकाल के बताओ।